चरणों का मतदान हो चुका है। अब कल 7वें चरण का मतदान होगा। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और उसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। 7वें चरण में वाराणसी में भी चुनाव होगा और ये वो सीट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी तो लालू प्रसाद यादव की बेटे यानी कि मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन 57 सीटों में से 32 सीटें एनडीए ने जीती थी। 7वें फेज में 904 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और इनमें से 809 पुरुष जबकि 95 महिला उम्मीदवार है। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। तो केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, अनुराग ठाकुर भी मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद मैदान में हैं, जबकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे अमीर प्रत्याशी भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल भी इस बार चुनावी मैदान में है। और देखिए यानी कि इस मुकाबले में कई सारे वो दिग्गज चेहरे हैं जिन पर निगाहें बनी रहेंगी। कल आखिरी चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है और ऐसे में हम ग्राफिक्स के माध्यम से कौन किसके वर्सेस जाने वाला है वो भी दिखा रहे हैं। हालांकि 4 तारीख को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसकी किस्मत चमकी है और किसकी मेहनत को कितनी सफलता मिली है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। 2019 की अगर हम बात करें तो इन 57 में से 32 सीटें एनडीए ने अपने खाते में ली थी। 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स अब चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 809 पुरुष हैं जबकि 95 महिला उम्मीदवार शामिल है। और इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। 4 एक्टर भी हैं, कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और काजल निषाद, ये भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी भी चुनावी मैदान में हैं। अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनमें सबसे अमीर प्रत्याशी भी हैं जो कि भटिंडा से हैं, हरसिमरत कौर बादल, जो भी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि देखना होगा कि कल कितने प्रतिशत वोटिंग होती है और ये जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ती है तो किसके खाते में जाकर बढ़ती है। 4 तारीख को ये तमाम तस्वीर साफ हो जाएंगी क्योंकि सुबह कल 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और हर एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा भी और किस तरह समय समय पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वो भी फर्स्ट इंडिया आपको दिखाएगा। पर फिलहाल हम इन दिग्गजों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो तमाम दिग्गज जो कि चुनावी मैदान में हैं और कल वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके द्वारा जब एक रैली की गई थी वाराणसी में, तब विपक्ष को काफी ज्यादा चिंता हुई थी और लोगों का भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में था और वो तस्वीर भी फर्स्ट इंडिया ने आपको पल पल के दिखाई थी। हालांकि अब क्योंकि 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होने जा रहा है और ऐसे में देखना होगा कि इसमें कितने परसेंटेज वोटिंग होती है और किसकी किस्मत इससे चमकती है। क्योंकि इससे पहले की भी अगर बात की जाए, 2019 की बात की जाए, तो ये चरण उस वक्त भी गेम चेंजर रहा था। अब देखना होगा क्योंकि तमाम दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो क्या इस बार भी ये गेम चेंजर साबित होता है या फिर नहीं।
स्वामी विवेकानंद ने जहां साधना की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत है। भारत के सुदूर दक्षिण तट पर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल रॉक पर प्रधानमंत्री का ध्यान मग्न है। प्रधानमंत्री कल फाइनल वोटिंग के दिन तक ध्यान में रहेंगे। कन्याकुमारी में मौजूद इसी शिला पर बैठकर कभी जगत गुरु स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था और अब यही शिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का केंद्र बन गई है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में एक स्मारक है जो समंदर के तट से लगभग 500 मीटर दूर स्थित दो चट्टानों में से एक पर स्थित है। सुकून देने वाली समंदर की हवाएं और नाचती लहरों के बीच ये चट्टान बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी है। प्रधानमंत्री की साधना कल शाम से शुरू हुई। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। साधना से पहले पीएम ने कल शाम कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की और मां का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और देखिए, फिलहाल ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तीनों ही तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न हैं, किस तरह से जब वो वहां पर पहुंचे थे। तीसरी तस्वीर पर जरा गौर फरमाइएगा। देखो किस तरह से पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। पहली तस्वीर आप देखेंगे जहां पर ध्यान मग्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तस्वीर जहां सूर्य पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरी ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और ये तीनों ही तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी है वो जगह अपने आप में बेहद खास है। और समय समय पर प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश में प्रसिद्ध शक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध विद्यालय, प्रसिद्ध मंदिर हैं, उन मंदिरों में जाकर के ध्यान और पूजा पाठ करते आए हैं। तो मैं उनके पूजा पाठ में उनकी जिस भावना से गए हैं उसकी सफलता मिले, और सफलता मिले साथ साथ मैं रामलला की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि उनको शक्ति और सफलता मिले, जिससे कि वो वह शक्ति से वो अपने यह देश का कल्याण करें। और जो अभी चुनाव संपन्न हो रहा है उसकी गणना 4 तारीख को है, उसमें उनको सफलता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और वहीं देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां तिरुपति धाम पहुंचकर अमित शाह ने पूजा अर्चना की। इस दौरान शाह की पत्नी यानी कि सोनल शाह भी मौजूद रही। इस दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर समिति ने शाह का भव्य स्वागत किया। बता दें कि कल शाह ने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए थे। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अमित शाह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और किस तरह उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई, ये वो तस्वीरें। पहली तस्वीर, अमित शाह ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं और इन 4 अलग अलग तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह आपको पूजा करते हुए नजर आ रहे होंगे, जिसके बाद में अमित शाह का सम्मान भी किया गया था। और ये 4 ही तस्वीरें मंदिर की तस्वीरें हैं जहां अपनी पत्नी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कल यानी कि 1 जून को ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहने वाले हैं। चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन भी शामिल होंगे। ये बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का आकलन करने और नतीजों से पहले अपनी रणनीति तैयार करना इस बैठक का एजेंडा है। इस प्रस्तावित बैठक के दौरान ही देश में आखिरी चरण का मतदान भी चल रहा होगा।
और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक बयान अब जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूं और इस बात पर मुझे बहुत फक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप करने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए हैं। आप अपना ख्याल रखना, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं चाहे जहां भी रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। जेडीएस नेता और सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी की महिला टीम ने कर्नाटक के कथित अश्लील वीडियो मामले में गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी से भारत आते ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। इमिग्रेशन से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी के हवाले कर दिया। बता दें कि महिलाओं के खिलाफ यौन दुराचार के आरोप प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पार्टी जेडीएस ने निष्कासित कर दिया था। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है और अब 1 जून से आपके अपने ओटीटी फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट पर लॉन्च होने जा रहा है सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। जिसके प्रारंभिक एपिसोड में आप देखेंगे 14 शहरों में हुए फील्ड ऑडिशन और उसके बाद जयपुर में होने वाले मेगा ऑडिशन और सुरों के संग्राम को। तो फिर देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी ऐप और हो जाइए तैयार सुपर सिंगर प्लस राजस्थान में सुरों का महा मुकाबला देखने के लिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे राजस्थान में, सबसे बड़े स्तर पे ये हो रहा है। थोड़ी नर्वस भी हूँ और थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ। अरे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। अच्छा है कि इतना बड़ा मंच मेरे को मिल रहा है। मेरा पहला ऑडिशन है तो थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस भी है। जीत और हार तो मैंने चलती रहती है। क्या सुनाएंगे आप?